अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरे सवाल के साथ मैं हूँ मंसूर अली खान। नाज़रीन, कल मेरे कप्तान इमरान खान साहब की चंद सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने 15 तारीख तक का इंतज़ार का कहा था, बजट पेश किया जाना था, जिसकी वजह से 15 तारीख तक का इंतज़ार था। 15 के बाद मेरी जद्दोजहद दोबारा शुरू हो जाएगी। और मैं अभी से बता दूं कि महीना डेढ़ महीना रह गया इस हुकूमत के लिए। ये हुकूमत महंगाई का जो बोझ है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो नई तारीख आई है इमरान खान साहब ने दी है, इसको कितना सीरियसली लिया जा सकता है? इमरान खान साहब पहले भी इस तरह की तारीखें दे चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं 20 तारीख के बाद की कॉल दूंगा, फिर 25 तारीख को निकले और 26 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मैं 6 दिन की डेडलाइन दे रहा हूं इस हुकूमत को, असेंबलियां तहलील करें और नई हुकूमत का, नई इंतखाबात का ऐलान कर दें। लेकिन 6 दिन भी गुजर गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जी बजट आ रहा है, अब 15 के बाद जो है वो मामलात शुरू होंगे। क्या ये सिर्फ सियासी नारेबाजी है या खान साहब एक्चुअली सीरियसली इस मरतबा उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे वो इस हुकूमत को चलता कर देंगे? आज मेरे पैनलिस्ट बड़े डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं मेरे साथ, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब मौजूद हैं। मुबशर साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेकर आए। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरी फॉर्मर कॉलीग और सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं लेडीज़ फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए कार्ड सबसे पहले गरीदा से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। गरीदा, 1 महीने से 1.5 महीने का कहा गया खान साहब की जानिब से कल सहाफ़ियों को, क्या होगा 1-1.5 महीने में? क्या होगा? मुझे तो ये लगता है 1-1.5 महीने में मौसम तब्दील हो जाएगा, मौसम के अंदर कुछ शायद बेहतरी आ जाएगी। ये खान साहब की दोबारा कोई सिर्फ सियासी नारेबाजी है या एक्चुअली इसको सीरियसली लेना चाहिए? मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आज अपने प्रोग्राम में अपने दावत दी है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको समा टीवी ज्वाइन करने के लिए। सिंस आई हैव वर्क एट दिस चैनल एज वेल, तो पाकिस्तान के नो डाउट बहुत बेहतरीन इदारों में से एक है और खुदा आपको मज़ीद तरक्की दे और यहाँ से आप मज़ीद से मज़ीद फलें फूलें। अब जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है मंसूर साहब, मौसम तो इस्लामाबाद का वैसे ही बदल गया। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जब आपने प्रोग्राम नहीं भी शुरू किया था तो हम तब भी बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद का मौसम तो वैसे ही तब्दील हो गया, लेकिन जुग्राफियाई मौसम तब्दील हो गया। बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, तो हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी महकमा मौसमियात कह रहा है कि अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में शायद बारिशों का इम्कान जो है इस्लामाबाद में और नदर्न एरियाज में ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। खासतौर पर पेशावर से कुछ ठंडी हवाएं चलेंगी महकमा मौसमियात के मुताबिक, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब ने इसी मौसम का हाल देखते हुए पेशावर से ठंडी हवाओं का उनको जो कुछ महकमा मौसमियात की तरफ से जाहिर है वो भी देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खबरें बातें करते रहते हैं, तो हो सकता है उनको भी महकमा मौसमियात ने बता दिया हो कि पेशावर से कोई मजीद ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, कोई लू का मजीद इम्कान नहीं है। बट द पॉइंट इज, मुझे वो याद आ रहा है आप जब अपना इंट्रो दे रहे थे तो आपने कहा जी तारीख आ रही है, एक नई तारीख आ रही है, इससे पहले भी तारीखें। तो मुझे वो एक बॉलीवुड का बड़ा मशहूर एक वो क्लिप है ना किसी मूवी का कि जी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता नहीं इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ वही मामला हो रहा है कि तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, इनका इनकलाब नहीं आ रहा। अब 15 तारीख तक का जो इमरान खान साहब ने इंतजार किया था, मेरा तो बुनियादी सवाल यही है कि आपके पास पंजाब से बंदे तो निकले नहीं और आवाम तो छोड़ दें, आपके तो अपने लोग ही नहीं निकले। फिर पंजाब चले, अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे बंद कर दिया गया था, बैरिकेड्स लगा दी गई थी, राना सनाउल्लाह आगे जो है ना बड़ा जुल्म तशद्दुद किया उन्होंने, जो भी आपने एक सियासी बयानिया बनाया, ठीक है, काबिल कबूल, अगर हम उसको तस्लीम कर भी लें। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो राना सनाउल्लाह नहीं था ना, वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ से भी आपके अवाम तो छोड़े, आपके अपने लीडर्स, आपके MPs कितने हैं खैबर पख्तूनख्वा में? एक भी उनमें से MPA कोई अच्छा खासा बंदा निकालने में कामयाब नहीं हो सका, तो लोग कैसे निकालेंगे आप? और अगर आपको महकमा मौसमियात की कुछ हल्की फुल्की इतलात मिल गई हैं कि पेशावर से कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो शायद इस वजह से इम्कानात हों कि जी मौसम अच्छा हो गया है तो हम लोग निकालने में, बट लोग नहीं निकलेंगे। दूसरा, 17 तारीख को पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। अब अच्छी जो इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी इमरान खान साहब के लिए हो सकती थी वो ये कि ना तो वो कौमी असम्बली से निकलते और ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग उन्होंने अपने खड़े किए हुए हैं, क्योंकि नून लीग को इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की पसूड़ी पड़ी हुई है पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में। अब वो किस तरह कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं, हमें भी इस्लामाबाद से खबरें मिल जाती हैं कि जी उनकी पार्टी के अपने लोग बड़े नाला हैं कि आपने तो बकौल शख्स से लोटों को टिकट दे दिए, ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं ही नहीं। और अगर वो लोग जीत जाते हैं ज़िमनी इंतखाब में तो जो आगे आम इंतखाब होगा, मिसाल के तौर पर एक हल्के में अगर एक मुनहरिफ रुकन जीत जाता है
اور اس حلقے میں نون لیگ نے اپنے پرانے ورکر کو, اپنے پرانے ساتھی کو ٹکٹ نہیں دیا اور منرف رکن کو ٹکٹ دے رکھا ہے, تو پھر وہ نون لیگ کا جو پرانا ساتھی تھا وہ وہاں پر پاپڑ بیچنے تو نہیں آیا نا. اچھا غریدہ کام کرتے ہیں, غریدہ میں ابھی آگے چل کے نون لیگ کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ابھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی لیٹس سٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس, اس کے بعد ڈیٹیل سے ذرا نون لیگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہم لوگ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, غریدہ جو ہمیں موسم کی صورتحال بتا رہی ہیں, آپ بھی اسلام آباد کے اندر ہیں, آپ بھی اس موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے. سر یہ جو ٹھنڈی ہواؤں کی بات ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں, سر یہ اس کا نظر کرم ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر کوئی چینج نظر آ رہا ہے, یا آپ کے خیال میں خان صاحب کی نعرے بازی ہے, صرف سیاسی نعرے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ پہلی بات تو وہی کہ آپ کو مبارک ہو سما پہ آنے کی. ہم ایک جملہ بولتا ہوں, مائنڈ نہ کیجئے گا, کہ بچپن سے ہم آپ کو ایک چینل پہ دیکھتے دیکھتے اب تو لگ رہا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے اس چینل میں شیئرز ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے آپ ادھر آ گئے اور میری یہ بات غلط ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج محکمہ موسمیات والے بہت خوش ہوں گے غریدہ فاروقی صاحبہ کے انٹرو کے بعد, کہ اب ان کو اگلے 2 دن کوئی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 لفظ بڑے خوبصورت استعمال کیے. ایک پسوڑی, گانا بڑا ہے, میرے ڈھول جدائیاں دی تینو خبر کیویں ہووے, بڑا مزے کا گانا ہے. اور دوسرا پاپڑ بیچنے والے, تو پاپڑ بیچنے والے, پاپڑ فروش, اور وہ کیا کہتے تھے, منظور پاپڑ فروش, اور پتہ نہیں وہ محبوب پھیری والا, اور مقصود اللہ اس کو اللہ اس کی مغفرت کرے اور بخشش فرمائے. تیسرا انہوں نے ایک سنایا کہ وہ جو تاریخ پہ تاریخ, اسی فلم کا ایک اور بھی ہے کہ تو کہے تو میں یہ کروں, تو کہے تو میں یہ کروں, تو کہے تو میں یہ کروں, مطلب نہیں کرتا میں وہ ڈائلاگ پورے نہیں بول رہا, میں نہیں کرتا میں. تو عمران خان صاحب آج کل یہی کہہ رہے ہیں. اب آ جائیے اس بات پہ, میں غریدہ صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, حالانکہ میرا شروع میں یہ دوسری طرف ویو تھا کہ قومی اسمبلی سے انہوں نے اچھا کیا اسٹریٹجی, لیکن میرا ساتھ یہ تھا کہ اگر وہ کے پی سے ریزائن کرتے ہیں, اگر وہ پنجاب اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں, اور تو پھر وہ پریشر بلڈ کر پائیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ جیسے ہم کل کہتے تھے کہ سڑکوں پر آ کر دھرنے دے کر نہ کل حکومت گرانا جائز تھا نہ آج جائز ہے, لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کو اس سے نکل, اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ان کو قومی اسمبلی میں وہ نہ نکلتے تو زیادہ ٹف ہوتا. کہ راجہ ریاض صاحب یہ اسمبلی کا جو مذاق اڑ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لینی ہے, اور خیر سے نور عالم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو یہ جو شرم و شرمی والا واقع نہ ہوتے اور وہ موجود ہوتے, اندر بھی ٹف ٹائم دیتے, باہر بھی دیتے. پنجاب اسمبلی بہت میک اینڈ بریک والے الیکشن ہوں گے, اور لگے گا پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اور اس عمران خان صاحب کے بیانیے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے ووٹر یا پاکستان کے لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں یا آدھی سے بھی زیادہ جیت جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے. اور اس پہ سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بڑا فوکس کر رہی ہے. اب آگے آ جائیے کہ عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا ایک لانگ مارچ ناکام ہو گیا, 126 دن کا دھرنا ناکام ہو گیا, وہ واپس چلے گئے اور حکومت جیت گئی, فلانا ہو گیا یا یہ ہو گیا. عمران خان صاحب آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, ناکام ہوتے رہیں گے, واپس جاتے رہیں گے, پریشر بلڈ کرتے رہیں گے. عمران خان کو آپ اس سیاست سے مائنس نہیں کر پائیں گے آگے, کیونکہ وہ ایک تو ریئل اپوزیشن ہی وہی ہے, باقی سارے تو اللہ کے فضل سے حکومت میں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پسوڑی صرف عمران خان کو نہیں پڑی ہوئی, اس وقت پسوڑی جو ہے وہ دوسری حکومت کی طرف بھی بہت زیادہ ہے. حکومت ہماری جو کل تک جو دعوے کر رہی تھی, اب مجھے تاثر یہ دیا جا رہا ہے اس وقت, آپ نے چونکہ کہا کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس سارے سے, تو میں صرف 2 جملے کہوں گا. مجھے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک درویشوں کا, سادھوؤں کا, نیک لوگوں کا ایک گروہ تھا جو جنگلوں میں رہ رہا تھا, تو اس کے بعد اچانک کوئی حکومت آ گئی ایک عمران خان نامی آدمی کی, اور اس نے آ کے تباہی مچانا شروع کر دی. تو اس جو گروہ اور اس سادھوؤں کے, درویشوں کے گروہ نے سوچا کہ یار یہ تو قوم اور ملک کا بڑا معاملہ ہے, تو وہ پھر آئے ہماری قوم ہمارے لیے, اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے انقلاب برپا کیا اور آ کے حکومت میں بیٹھے, اور بڑی مشکل میں انہوں نے, دل نہیں کر رہا تھا ان کا.
52 वजीर मशीर हो गए हैं, गो के अलहदा बात है, और सारों ने अपने अपने हिस्से ले लिए हैं, वो अलहदा बात है। और दूसरा ये तासुर दिया जा रहा है कि जो 12,000 इमरान खान का वो जो कोरोना में फंड थे, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा था। ये जो 2,000 हैं, इसके बाद मलका बरतानिया भी पाकिस्तान हिजरत करने को सोच रही है और कह रही है कि इसकी महंगाई के दौर में जो तोड़ दिया है शहबाज हुकूमत ने, भट्टी साहब मैं आप अपने दिन गुजार। मैं भट्टी साहब अभी नून लीग को करते हैं सर, अभी हुकूमत को जी अभी जरा डिस्कस करते हैं सर, नून लीग को बड़े आराम से डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा मुबशर साहब जो है ना, मुबशर साहब नाज़रीन, मैं इनको ना इमरान खान एक्सपर्ट समझता हूँ, खास तौर पे इमरान खान। मुबशर, आई होप यू डोंट माइंड दिस। नहीं बिल्कुल, मैं आपको इमरान खान एक्सपर्ट समझता हूँ, आई हैव सपोर्टेड हिम टू लॉन्ग नॉट टू डिजर्व दिस। अच्छा चलें, व्हाट डू यू थिंक इस मरतबा ये महीने डेढ़ महीने वाली जो बात है, इसमें कुछ लग रहा है, जान लग रही है आपको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं मानता हूं कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, उसकी पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि मैंने एक चीज़ बहुत पहले सीखी थी सियासतदानों को कवर करते हुए, कि सियासत में तारीख नहीं दी जाती। अच्छा। और तारीख देना जो है ना, वो तिफले मकतब का काम है। क्यों ये समझते हैं? वो उसकी वजह ये है कि जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा कहा कि मैं फला दिसंबर को ना 2-3 साल के बाद वर्दी उतार दूंगा। तो चौधरी शुजात ने कहा वो दिसंबर आ जाएगा, फिर उतार नहीं पाएगी, ठीक है ना, और वो आ गया दिसंबर। अच्छा। और फिर पसूड़ी पड़ गई जो गरीदा ने कहा, और वो उतारनी पड़ी। देखें ये 1.5 महीना गुजर जाएगा। अच्छा। और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकेंगे और आप ये तीसरी बारी आप कॉल देकर आप कुछ नहीं कर सक रहे, तो आप अपनी पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा। और पार्टी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त, क्योंकि आपके पार्टी के जितने ऑफिस बेयरर्स हैं वो तो आपने फारिग कर दिए हैं, और आपने एड हॉक किस्म के ऑफिस बेयरर्स बनाए हुए हैं जिनका अवाम में और हलकों में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किए उन्होंने। और सर वो जैसे इलेक्शंस हुए वो आपको ही पता है ना, वो मुझे भी पता है, वो इलेक्शंस तो नहीं है ना, वो तो सिलेक्शन ही है ना। कि अब दूसरी बात यह है कि ये जो 20 हलकों में बाई इलेक्शन हो रहा है, मैंने जब 115 सीटें तहरीक इंसाफ को कही थी ना, वो मैंने समा टीवी के ऊपर न्यूज़ ब्रेक की थी 2018 में। और समा टीवी के ऊपर हमारे जितने भी उस वक्त साथी एनालिस्ट थे, सब ने मेरा मजाक उड़ाया था। और मैंने कहा था 115 सीटें आ रही, एग्जैक्ट 115 सीटें आई थी, ठीक है। हमने पूरा हल्के घूम के हिसाब लगाकर, सिर्फ कुछ हलकों में हम गलत हुए थे, पंजाब में और कुछ सिंध में, वो सिंध से उनको मिल गई, पंजाब से नहीं मिली, बट एनीवे वो 115 थी, ठीक है। अब मैं आपको आज बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को मैं इतना मार्जिन जरूर दूंगा कि शायद वो 2 या 3 सीटें जीत ले, ये 20 में से 20 में से इससे। और ये भी मैं बिल्कुल मैं सेफ साइड पे होने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं एज्यूम करूंगा कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई सीट निकालना जो है ना जान जोखों का। कैसे कह रहे हैं आप ये? मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ। मैं देखें इलेक्शन जो होता है ना मंसूर साहब, इलेक्शन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप बहुत पॉपुलर आदमी हैं, इंतहाई पॉपुलर एंकर हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अच्छे एंकर हैं, लेकिन आप वोट लेने जाएंगे ना, तो आपको इसी हल्के से जहां आपका दफ्तर है, आपको शायद एक वोट भी ना मिले, आपके शायद दफ्तर के लोग आपको वोट ना दे। ये वोट जो होता है ना, ये डिफरेंट चीज का नाम है। और ये PMLN का जो वोटर है ना, ये बड़ा डिसेप्टिव वोटर है। अच्छा। ये हर एक की हाँ में हाँ मिलाता है, हर एक के आगे चुप रहता है। ये दुकानदार टाइप लोग हैं, व्यापार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वोट चुप करके इस शेयर को डाल के आ जाते। ये ना जलसों में आएंगे, ना ये धमका चौकड़ी। आपने खान साहब के जलसे देखे हैं आपने? जी मैंने खान साहब, लेकिन मंसूर जलसा जो होता है ना, वो हर तरफ के इलाकों से आप लोग लेके आते हैं। हाँ। और जलसे को बीफ अप करते हैं। जलसा जो होता है सीट की गारंटी नहीं होता। अच्छा। वरना अगर होता नहीं, आप ये 25-26 को जो हुआ है, जाहिर बात गरीदा ने भी चूंकि उसका रेफरेंस दिया कि जी लोग नहीं आए। मैं गरीदा से भी अभी मैं पूछूंगा कि उन्होंने ये जो आर्गुमेंट दिया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसके बारे में ये आर्गुमेंट दिया जाता है जी राना साहब ने, राना सनाउल्लाह ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई, कुछ भी नहीं किया। मैं आपको एक बात बताता हूं, सर आंसू गैस, 2014 में मंसूर जब धरना था, आपके ओनर अलीम खान से पूछ लें, मैं भी था, अलीम साहब भी थे, जहांगीर तरीन भी थे, और लोग भी थे उसके अंदर। वो इससे बहुत ज्यादा मारामारी हुई थी। किसमें 2014 के धरने में, जब उस वक्त निकल रहे थे। अच्छा। लेकिन उस वक्त ज्यादा तैयारी डॉक्टर ताहिरुल कादरी की थी। अच्छा। और उनकी फोर्स जो थी वो आगे थी, और उन्होंने कंटेनर्स को भी उठा दिया, उन्होंने मारे भी खा लिए, उनकी लड़कियों ने भी, खवातीन ने भी, वो अपना पुलिस का मुकाबला किया। हम लोग तो पीछे पीछे गए हैं। अच्छा। सच्ची जो बात है। हाँ। लेकिन उस वक्त जो क्यादत थी PTI की, जिसमें JKT का नाम आता है, अलीम का नाम आता है, और लोगों का नाम आता है, इन लोगों ने लोगों के खाने पीने की अरेंजमेंट की हुई थी, मोबाइल टॉयलेट्स की अरेंजमेंट की हुई थी, ठहराव का अरेंजमेंट की हुई थी, पानी कैसे मिलना, इसमें कौन सी अरेंजमेंट थी। वहां रात को 3 बजे
तो लोग पानी मांग रहे थे और उनको पानी नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, वो डी चौक पे जो पहुंच गए थे, हमने खुद वीडियोस देखी हैं, वो कोई तैयारी नहीं थी, चंद हजार लोग थे, इसलिए इमरान खान वापस मुड़ गए थे, क्योंकि उनको बहुत एम्बेरसमेंट हो रही थी, बड़ा गुस्सा था। अगर वो एम्बेरसमेंट ना होती, वो 2 दिन के बाद अपनी तमाम क़यादत को ना फारिग करते, वो शफकत महमूद वगैरह को, कि खुद वो यार कौन सा लीडर निकला, चले मुझे दिखाएं, मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है इलेक्टेड लीडर नहीं थी। एक मिनट, मैं इलेक्टेड लीडर्स की, उस्मान बुज़दार कहाँ था, बाकी वज़रा कहाँ थे, उनके मुशीर कहाँ थे सारे, ठीक है ना। वो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी साहब कंटेनर पे चढ़े हुए थे खान साहब के साथ। शाह महमूद कुरैशी 2000 बंदा नहीं निकाल सके मुल्तान से। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ, जैसा शाह महमूद अपनी सियासत कर रहे हैं ना, अगले इलेक्शन में ये अपनी जमानत जब्त कराएंगे। अच्छा, ये लोग जो अभी है तो उनके साहबजादे भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने लगे हैं। तो भाई वो लड़ेंगे ही, सलमान नईम के खिलाफ, जीतने की नहीं है। जीतने की नहीं हो रही, लड़ने की हो रही है। अच्छा गरीदा, ये मुबशिर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं जरा चाहूंगा इसके ऊपर बात करना। क्या इज इट फेयर कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के हवाले से इस किस्म की बात करें? देखिए, हर पार्टी का एक अपना सपोर्ट वोटर बेस होता है। अब मिसाल के तौर पे जो मजहबी जमातें हैं, उनका जब वोटर सपोर्टर बाहर निकलता है, एग्रेसिव होता है, चार्ज्ड होता है, वो पुलिस की तमाम तर जो रुकावटें होती हैं उनको अबूर भी कर लेता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले खुद एक और मिसाल देता हूं, सॉरी बिफोर यू आस्क, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 38 बंदे मार दिए अपना तरीके लब्बैक के जब वो निकले थे, और ठीक है ना, उनको इंडियन एजेंट भी कह दिया, रॉ का फंडिंग भी कह दिया। उनके लिए जो रोकथाम हुई थी, क्या राना सनाउल्लाह ने उसकी 10% भी की थी पीटीआई के साथ? ठीक है, लेकिन तरीके लब्बैक को आप धात दे के वो निकल गए। अच्छा गरीदा, ये बताइए कि क्या इज इट फेयर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को इस तरह ये कहा जाए, भाई ऐसा वोटर होता है, वो कहता है जी मैं इलेक्शन डे वाले दिन आके वोट डाल दूंगा, ये डंडे शंडे आंसू गैस ये इसके थ्रू मुझे मत गुजारें, ये मेरा टेस्ट नहीं है, आप इसके तहत मेरी लॉयल्टी को जज नहीं कर सकते? मंसूर, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, और एक तो आपका सवाल, इसका मुझे जवाब देना है, और 2-3 चीजें जो मुबशिर लुकमान साहब ने कही हैं और शाद भट्टी साहब ने, मैं एग्री करती हूँ इस हद तक कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, उनकी सियासत खत्म नहीं हुई, आप उनको माइनस नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल कम अज कम अगले 3-4 साल यह आप सेफली कह दें कि इस साल या अगले साल अगर आम इंतखाबात होते हैं तो कम अज कम मुझे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनते हुए नजर नहीं आ रहे। हो सकता है उसके बाद 5 साल या उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर नवाज शरीफ, अगर शहबाज शरीफ, अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस आ सकती है तो फिर इमरान खान भी वापस आ सकता है। तो ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान खान हमेशा के लिए सियासत में मर गया या सियासत से माइनस हो गया, वो कभी अब जिंदगी भर वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। एस्टैब्लिशमेंट बदलती रहती है, उनकी सोच बदलती रहती है, शख्सियात सामने आती हैं, हालात बदलते रहते हैं, तकाजे बदलते रहते हैं। बहरहाल कम से कम ये जो इस साल या अगले साल कोई आम इंतखाबात हों तो उसमें कम से कम इमरान खान मुझे बतौर वज़ीर आज़म वापस आते हुए नजर नहीं आते। अब क्यों नहीं आते, इसका जवाब ये आपके सवाल की वजह से है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर जैसे 2014 के मुबशिर लुकमान साहब ने धरने का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, उस वक्त मैं आपके ही इसी चैनल पे हुआ करती थी और हम लोग लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे 26 दिन हमने इमरान खान साहब के साथ दिन रात 24 घंटे हम लोगों ने सड़कों पे गुजारे थे। सो हमने देख रखा था कि वो 30 अगस्त को और वो उससे पहले और उसके बाद की रातों में क्या क्या कुछ हुआ था। खासतौर पे 28 और 30 अगस्त को इस्लामाबाद में किस तरह शेलिंग हुई थी, किस बुरी तरीके से शेलिंग की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि पंजाब में आपका अपना बंदा नहीं निकलता। इस दफा के इमरान खान के लॉन्ग मार्च में आप उसका पॉइंट लगा देते हैं, उसका इल्जाम लगा देते हैं, या उसका एक आप बयानिया बना देते हैं कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी ब्रूटैलिटी की, बड़े कंटेनर्स खड़े कर दिए, बड़े रास्ते बंद कर दिए। तो भाई इनकलाब के रास्ते में फूल की पत्तियां तो नहीं बिछाई जाती ना। अगर आप जिहाद करने निकले हैं तो आप ये तवक्को करेंगे कि रास्ते आपके लिए खुले पड़े होंगे। कौन सी इंसानी तारीख में या किसी भी तारीख में आप मुझे बता दें कि इनकलाब के रास्ते में फूल की पत्तियां डली हों और लोग झंडे लहराते और हंसते गाते और गारलैंड्स पहने हुए और बड़े हंसते मुस्कुराते सेल्फीज बनाते इनकलाब आ जाए। इस तरह के इनकलाब जिहाद नहीं आया करते। आपको डंडे खाने पड़ते हैं, आपको लाठियां खानी पड़ती हैं, आपको गोलियां खानी पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी से पूछा कि उसने तहरीकें कैसे चलाई हैं। किसी हद तक मुस्लिम लीग नून ने भी चले तहरीकें चलाई हुई, हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। अब जो मंसूर साहब आपका सवाल है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइलेंट वोटर है, या आप उसको एक सोया हुआ शेर कह दें या सोया हुआ टाइगर कह दें, जिसको इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि मैंने किस सम में जाना है, मैंने इनकलाब की तरफ जाना है, मैंने लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है, लेकिन जब वोट की पर्ची आएगी तो वो निकलेगा, वो तब भी नहीं निकलेगा। क्योंकि पिछले 3.5 पौने 4 साल में पंजाब के अंदर डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त पंजाब में पूरे का पूरा तंजीमी ढांचा तो आपका बर्बाद तहस नहस होकर रख दिया है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बड़ी काबिल एहतराम है अपनी उम्र की वजह से, अपने कुछ कामों की वजह से भी, लेकिन वो जिस तरह निकली हैं उनके साथ देखें ना, अंजलि अब्बास साहिबा थी, 10-12 लोग और थे।
वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को और अनवीब अब्बास साहिबा को पुलिस ने हीरो बना दिया। अगर उनको वो ना रोकते या उनके साथ वो ना इस तरह का सलूक करते तो वही खामोशी से आ जाती, अपने 10-12 लोग लेके इनकलाब में शामिल हो जाती। बंदे तो उनके साथ भी नहीं थे। फिर दूसरी बात देखें कि जब आप बाई इलेक्शंस में जा रहे होते हैं और अब जब आप ज़िमनी इलेक्शन में, और अभी पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन भी होने हैं, वो कब होने हैं उसका कुछ पता नहीं है। और अब ये भी ज़हन में रखें कि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट आ चुकी है और हमजा शहबाज वहाँ पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ के बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मुबशिर लुकमान साहब बहुत अच्छी तरह इसको जानते होंगे, किसी की बात अगर मानती है तो वो हमजा शहबाज है। जिस तरह शहबाज शरीफ का एक होल्ड था ब्यूरोक्रेसी पे पंजाब में, और पिछले 3.5 साल, 3.25 साल यही कह के कहा जाता रहा कि जी शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी को इतना गुलाम बना रखा है कि वो हमारी सुनते नहीं है। उस्मान बुज़दार का ये कहना था। फिर जो पैसे ले लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई गई कि जी शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी को अथल पथल कर दिया जाए, लोग यहाँ से उठा के वहाँ डाल दिए जाएं अपनी मर्जी के। बट हमजा शहबाज का ग्रिप बहुत मजबूत है और जहां तक उनका केस अदालत में है उसमें बड़ा एक फाइन पॉइंट है कि जी क्या ये रेट्रोस्पेक्ट में अप्लाई होगा कि नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर तो अदालत ने लाहौर में मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं गरीदा जरा एक ब्रेक ले लूं। नून लीग को अब हम नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा नून लीग को भी डिटेल से बैठकर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कई तजज़ेकार ये भी समझते हैं कि जी बहुत बड़ी गलती की नून लीग ने। जब पता था इकॉनमी का ये हाल है, अब पता है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर महंगाई का एक तूफान आने वाला है, मुस्लिम लीग नून आखिर अपना इस वोट बैंक को किस तरह इंटैक्ट रखेगी। मुबशिर लुकमान साहब ये फरमाते हैं जी आप देख लीजिएगा, अब ये जो 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मुश्किल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 या 3 सीटें जीत पाएगी। किस तरह आखिर मुस्लिम लीग नून को इस महंगाई की वजह से फेस नहीं करना पड़ेगा तमाम तर वो क्रिटिसिज्म। डिटेल से बात करते हैं, इरशाद भट्टी साहब की भी कमेंट्स लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रेक से पहले तो खान साहब की कॉल की बात कर रहे थे, महीने 1.5 महीने की जो उन्होंने बात कही थी, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है महंगाई की, और महंगाई की वजह से लोग आज जो परेशान हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी तो अगले 3-4 महीने के अंदर जो एक तूफान आने वाला है वो नून लीग के लिए दर्द-ए-सर डेफिनेटली बनेगा। लेकिन मुबशिर लुकमान साहब ये समझते हैं कि जी आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में जो हल्के की सियासत होती है वो डिफरेंट होती है, उससे नून लीग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नून लीग जो है अच्छे रिजल्ट दे पाएगी। मुबशिर साहब की इसी बात के ऊपर जो है मैं ये सवाल कर लेता हूँ इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर? लोगों को महंगाई से परेशान नहीं होंगे? नून लीग के वोट बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, मैं नहीं एग्री करता मुबशिर भाई से। वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कवर किया हुआ है, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का हो सकता है उनको मुझसे ज़्यादा पता हो। लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि 2 या 3 सीटें ले जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि अगर इन हालात में, हालात क्या हैं कि एक तरफ हम ये तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि 2018 में किस तरह इमरान हुकूमत इक़्तिदार में आई, क्या क्या किए गए, लेकिन ये जब इस पे आते हैं कि 2021-22 में इमरान हुकूमत को किस तरह घर भेजा गया, नंबर 1। और इस पर इमरान खान का ने जो बयानिया है वो उसकी नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा कि उसका बयानिया झूठा या सच्चा है, मगर वो बिक रहा है, वो सेल हो रहा है। आप क्या लेकर जाएंगे अपने वोटर्स के पास? नंबर 1 ये इस पहले मरहले में आप ये छोड़ दीजिए, ये चलो ये हम इस पे बात नहीं करते कि हुकूमतें इस तरह करती हैं। आप समझते रहे थे कि इमरान खान जहाद और इनकलाब के लिए आ रहा है, या जहाद और इनकलाब के लिए आपको डंडे मारने चाहिए, नासरा इकबाल के घर में घुसना चाहिए, यास्मीन राशिद को और इस तरह माओं को और इस तरह बच्चों को और इस तरह आपको उनको मारना चाहिए, मर्द एहलकारों को। अगर हम में से किसी घर में, किसी खातून के घर में मर्द एहलकार बिना वारंट घर फलांग कर अंदर दाखिल हो जाए तो हम कहें कि जी हम चूंकि इनकलाब लाना चाहते थे, आए हमारी औरतों को मारें, आप शेलिंग करें इस तरह। यह आपकी आज़ादी इज़हार राय और इंसानी हकूक और ABCDFGH मुबशिर साहब ने जो तरीके लब्बैक का कहा था, तो इसको हटा देते हैं कि तरीके लब्बैक चाहती क्या थी, या वो क्या चाहती थी, हुकूमत को क्या डिक्टेट कराना चाहती थी, या छोड़ दीजिए। लेकिन वो भी कोई अच्छा रिजल्ट था, उसको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जब आप लोग पुलिस को मारने लग जाएं और वो उनको मारने लग जाएं तो ये कोई अच्छी बात है? यानी आपने जो कुछ किया, इसमें कौन सी तहरीकें चलाई हैं मुस्लिम लीग नून ने? मुझे जरा दें। 5 स्टार मिनरल के अलावा लॉन्ग मार्च, 5 स्टार लॉन्ग मार्च के अलावा कितनी तहरीकें चलाई हैं?
ये 2 मरतबा नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरे थे, गिरफ्तारियां पेश की थी, 21-22 लोग थे बाहर खड़े हुए, उन्होंने घसीट के अंदर दोबारा जहाज में बिठाया और लेके चले गए। भट्टी साहब, मुबश्शिर साहब ने जो बात कही थी ना, वो ये कह रहे थे कि जनाब नून लीग को ना इलेक्शन लड़ना आता है। वो कहते हैं जी इलेक्शन लड़ना आता है, जिसकी वजह से आगे सुन लीजिए, हल्के की सियासत बेहतर जानते हैं, वो ये आर्गुमेंट होगा। सुन लीजिए, ये छोड़ दे, मैं कह रहा हूं ना कि ये हमारी कौम का और हमारा मसला नहीं है कि ये इन्होंने कहाँ जा शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वज़ीर आज़म बन गए, हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वज़ीर आला बन गए, और अब उनकी कस्में खा रहे हैं कि कमाल वो हैं, और फिर उसमें भी दिखा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें खुदा के लिए, यानी दुनिया के किसी भी अमेरिका के जज हों, बरतानिया की अदालतें हों, और ये टीटी वाला और आसिफ अली जरदारी साहब का 35 वॉल्यूम वाला केस वहां ले जाएं, तो मैं देख सकता हूं कि कैसे बच सकते हैं। वो लोग जिनको अंदर होना चाहिए था, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो हमारे हुक्मरान हैं यार। खुदा के लिए आप घर में रखते हैं यार इस तरह कोई, मुझे एक बताएं, कुक रखते हैं, माली रख लेंगे जो मुल्जम होगा, आप अपने घर का ड्राइवर रख लेंगे जो पेशियां भुगत रहा होगा, जिस पे मुकदमे इल्जामात ही समझ लें, इल्जामात ही होंगे और वो पेशियों पे होगा। आप मुल्क थमा देते हैं उसको, और फिर उसमें से अजीबो गरीब दानिश। भट्टी साहब यहाँ पे फिर सवाल उठता है, भट्टी साहब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर कौन सा सियासतदान है जिस पे इल्जामात नहीं है? पाकिस्तान के हर सियासतदान पे तो कोई ना कोई इल्जाम है, क्या करें फिर? भाईजान, मैंने कब कहा है कि ए या बी या सी? मैं कहता हूं किसी को नहीं होना चाहिए यार। ये 22 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए यार। किसी भी जिस पर इल्जाम हो और वो हो उसने हमें लूटा है, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमने उसको वोट दिए, हमने उसको खुद मुख्तार बनाया, और वो उसने उसके बाद सुन लीजिए ना भाईजान, कैरेक्टर होता है। मंसूर साहब ये बात ना करें आप। नहीं आप पर्सनल क्या होती है डोमेन? मुझे एक बात बताएं, आप पर्सनल कैरेक्टर की बात करें। आप जब घरों में घुसने की बातें करें, जब आप मोहसिन बेग के घर में घुस जाते हैं बगैर पर्चे के, बगैर लोकल पुलिस को लेके, सादा कपड़ों में एफआईए के एहलकार चले जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, उसके बच्चों को मारते पीटते हैं, तो आप उसके ऊपर बजाय नादिम होने के, आप भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं एक मिनट सबकी बात नहीं कर रहे। असद तूर के साथ क्या हो रहा है, हामिद मीर के साथ क्या हो रहा है, अबसार आलम के साथ क्या हो रहा है, आप जो गरीदा फारूकी और आसमा शराजी को सोशल मीडिया पे आप जो इतना विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप उनको जो अलकाब दे रहे हैं, यार आप कैरेक्टर असैसिनेशन जो उससे बड़ी कोई असैसिनेशन होती है। और फर्द जुर्म, बड़ी माजत के साथ हमारे छोटे भाई हैं भट्टी साहब, फर्द जुर्म एक कानूनी तरीका होता है जिसमें यानी जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसको कहा जाता है जी आपके ऊपर ये इल्जाम है, तो वो कहता है जी मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसके बाद केस प्रोसीड होता है। एक मिनट, मेरे ऊपर 30 दफा फर्द जुर्म आयद हुई है भट्टी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि फर्द जुर्म क्या होती है। अच्छा। फर्द जुर्म का तो फायदा होता है आयद होने का, उसके बाद वकील आपकी जगह पेश हो सकता है और आपको खुद से बार बार पेशियों पे नहीं जाना। इनफैक्ट मास्टर हो गए तो हाँ, मैं दस रहा था मैं ते हूं आप अनलेस आपके ऊपर क्रिमिनल पर्सनल डेफेमेशन ना हो, आपको हर पेशी पे जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। वो आपको फिर आप वकील जा सकते हैं। नहीं, वो भट्टी साहब कह रहे हैं सर ऐसे लोग आपको कुक नहीं रखते यार। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, एक मिनट जरा, अगर मुझे इजाजत दे दे। चलो भट्टी साहब, और भट्टी साहब साढ़े भी जज्बात ने, साढ़े भी एहसासात ने, नहीं कोई जज्बात नहीं, जज्बात की बात ही नहीं मुबश्शिर भाई। मैं आपको पहले दिन से बता देता हूँ कि करप्शन कहां से हो रही है। कंप्लीट करना पहली आपने बेनजीर नहीं, एक मिनट, पहली बेनजीर की हुकूमत उड़ाई तो हमने बताया, मैं अपने आप को कह रहा हूं, हमने लोगों को बताया कि ये इसके घोड़े जो हैं उनको वहां खालिस दूध पिलाया जाता था और आम का मुरब्बा, वो सेबों का मुरब्बा खिलाया जाता था और ये वो। और बाद में एहसास हुआ मुझे कि दुनिया में कोई घोड़ा दूध तो पीता ही नहीं है, ठीक है ना, और ना सेबों का मुरब्बा खाता है। खबर गलत थी, खबर गलत थी। आपने डिफरेंट तरीके से अपने मुल्क में हर पॉलिटिशियन को किसी न किसी से रगड़ा मारा है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। यार मुबश्शिर साहब, आप खुद एक जमाने में कितने प्रोग्राम कर चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं तो मान रहा हूं, मैंने कहा मैंने भी किया, तो वो भी गलत थी। अब को यार आज मुझे घोड़ा नहीं मिला जो दूध पीता हो या सेबों का मुरब्बा खाता हो। यार आपसे मेरे ख्याल में शायद यार मुझे भट्टी साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, भट्टी साहब ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐसी खबरें की जो आपने की। ओके, लेट मी रीफ्रेज इट, आपको भी मैं तसल्ली दे दूं जरा। मैंने बिल्कुल जो मैं कर समझता हूं मैंने वो किया, मैं कुछ सही और गलत किया डिक्टेशन की बात नहीं कर रहा। लेकिन 10 साल मुशर्रफ के और 4 साल इमरान खान के, 14 साल बहुत हैं किसी के ऊपर साबित करना अगर उसने कोई जुर्म किया। अच्छा। और अगर हम लोग नहीं कर सके साबित तो देन एवरीबॉडी शुड शट अप। नवाज शरीफ करप्ट है कि नहीं है?
यार अदालत आपकी कहेगी तो मैं मान लूंगा, मेरी किताब में है, मेरी किताब में है। अच्छा। यानी मेरी किताब में करप्शन हुई है। हाँ। लेकिन अदालत में नहीं प्रूव हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, अभी तो वो सजा याफ्ता है। वो करप्शन डिफरेंट प्रूव हुई है। मैं डिफरेंट करप्शन की बात कर रहा हूं, आप अकामा की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, आप अकामा की बात करें। अब मेरी बात कर भट्टी साहब, अच्छा मेरी बात जल्दी करें, मैं भट्टी साहब के पास जाना है, वो बात कंप्लीट करना चाहूं। मैं कर्ज करता हूं कि इतने ईमानदार क्योंकि आदमी थे और इकोनॉमी इतनी अच्छी चला रहे थे माशाल्लाह, कि हर 8 महीने बाद अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल लेते थे कि खुदा ना खास्ता हम सिंगापुर से आगे ना चले जाएं, वो बेचारे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। हर 9 महीने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी बदल लेते थे, 1 साल के बाद चेयरमैन एफबीआर बदल लेते थे, और स्टेट बैंक तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो अब बॉम्बे और बांग्लादेश से आगे जा रहा था, तो हमने कहा स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दो, ये कि हमारे डॉलर को ना और कमजोर कर दे। इससे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं, मैंने नवाज शरीफ के हवाले से आपसे सवाल किया है, इमरान खान साहब करप्ट हैं या नहीं? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं? नवाज शरीफ के बारे में अभी आप कह रहे हैं कि जी उनको मेरी नजर में नहीं, इमरान खान को आपने मैंने ये नहीं कहा, नो, मैंने कहा मेरी नजर में है, अदालत में साबित नहीं हुआ। आपकी नजर में इमरान खान करप्ट है? मैं तो नवाज शरीफ की भी बात कर रहा हूँ। इमरान खान किस तरह करप्ट है? क्या करप्शन? मंसूर साहब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको बताता हूं कि आप फर्ज करें मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूं और एक लम्हे के लिए हम समझते हैं कि वो इल्जाम सही है, मफरूजे के तौर पे, तो आप पैसे लेंगे को घर बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे को फार्म बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे गाड़ी लेने के लिए, को फैक्ट्री लगाने के लिए, वो और भाई एक आदमी का 40 करोड़ रुपए का नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो कोई और आके कर देता है। उसको 300 कनाल के घर में पूरा रेनोवेट करना है, वो कोई और आके कर देता है। 30-30 लाख रुपए उसका महीने का खर्चा है दोनों घरों का, वो कोई अनदेखे लोग आके कर देते हैं। उसको ये नहीं पता ये पॉरेज कितने भाव आता है और ये दूध कितने भाव आता है। वो कहता है मुझे एक काली गाड़ी चाहिए, एक सफेद गाड़ी चाहिए, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां पे आके खड़ी हो जाती है। वो कहता नहीं एयरपोर्ट तक मैं नहीं जा सकता इन गाड़ियों पे, बड़ी बनी गाला की रोड खराब है। हेलीकॉप्टर आके वहां खड़ा हो जाता है, जहाज खड़ा होता है, उसके पायलट होते हैं, उसे पेट्रोल होता है। आप ऑनेस्ट है, वो लोग सारी क्योंकि करप्शन कर रहे हैं और आपके सर पे कर रहे हैं, लेकिन आपने आंखें बंद की हुई हैं, तो आप ऑनेस्ट हैं। अगर करप्ट ना होता तो मोनेसलाई जेल में ना होता। जब शुगर स्कैंडल हुआ आपने जहांगीर तरीन वगैरह सबके ऊपर किया, मोनेसलाई पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी अपनी कोएलिशन गवर्नमेंट जो थी उसको खतरा था। करप्ट ना होता तो पैनामा से ज्यादा पेंडोरा पेपर्स आए थे, उसमें 6 आपके वजीर आ गए, उसमें हैं सारे के सारे उसमें कल्प्रिट्स थे और लिस्टेड थे। आपने उनके ऊपर क्या एक्शन किया? करप्ट ना होता, एक मिनट, ज्ञानी के ऊपर क्या एक्शन हुआ एनसीओसी में इतने पैसे खाने के लिए? यार कैसी बात कर रहे हैं आप? भट्टी साहब आप बताइए जी, आपकी बारी। मंसूर अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी भट्टी साहब की तरफ जाने से पहले, अगर आप इजाजत दें तो। बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। मैं मुबश्शिर लुकमान साहब की सारी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और देखिए करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती, करप्शन आपकी अखलाकी भी होती है। सो इस पे अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो एक अलग से बात कर लेंगे। मैं इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि जो लीडर की एक जाती जिंदगी होती है, जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, जब आप एक पब्लिक लीडर होते हैं, आपकी जात का हर एस्पेक्ट चाहे वो अखलाकी हो, क्योंकि आप अखलाकियात का दर्स देते हैं, आप एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन के किरदारों का हवाला देते हैं, आप कुरानी आयात अहादीस का हवाला देते हैं, तो अखलाकियात का भी एक कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और अखलाकी एतबार से भी इस्लामी तारीख में और इस्लामी शरई तरीकों के मुताबिक एक लीडर जो है वो इस्लामी और अखलाकी एतबार से भी अपने अवाम को जवाबदेह होता है। नंबर 1। नंबर 2, अभी बात हो रही थी कि जी उन लोगों को, अभी बात हो रही थी सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस के, जी उन लोगों पे जिन पे फर्दे जुर्म आयद होने चाहिए थे वो हमारे हुक्मरान बन गए। मेरा ख्याल है कि ये 2018 से 2022 के जनवरी फरवरी तक के हुक्मरानों के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जिनके बारे में इनके महबूब चेयरमैन सरतापा, चेयरमैन नैब, वो कहा करते थे कि मैं अगर हुकूमत के केसेस शुरू कर दूं तो एक दिन में हुकूमत हराम से गिर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके बारे में बात हो रही थी कि वो जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए थी वो हुक्मरान बन के बैठे हुए थे। भट्टी साहब ओवर टू यू सर, आपकी बारी है। किस तरह सर इसको देखते हैं आप फरमा रहे हैं किसी को भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर इल्जाम हो वो हट जाए, इमरान खान साहब भी हट जाएं। आप सर ओवर टू यू, बताइए। पहली बात तो ये कि आप प्लीज़ ये एक मुबश्शिर भाई के साथ मैं इस पे ज़रूर प्रोग्राम करना चाहूँगा कि इनके घोड़ों का खबर क्यों गलत साबित हुई कि वो मुरब्बे नहीं खाते थे और दूध नहीं पीते थे। ये नस्लें खा गए हमारे। आप हम घोड़ों के मुरब्बों और दूधों पर चढ़े हुए हैं। 74 सालों में 40 साल इन्होंने लोगों ने लिए, हमारी तो नस्लें खा गए हैं। ये 106 लापता गाड़ियाँ थी। अब पता नहीं मौजू क्या था, हम किस तरफ आ गए। 106 लापता गाड़ियाँ सिंध हुकूमत की थी, लापता गाड़ियाँ हैं। 1.25 अरब मेंटेनेंस पे लग रहा था।
اور وہ پیٹرول پہ لگ رہا تھا وہ کہاں تھا. یہ جو چوہے گندم کھا گئے, یہ جو وہ کراچی کا حال ہو گیا, یہ جو لڑکانہ کا حال ہو گیا, یہ آ گیا. باقی یعنی حد ہو گئی. یہ 35 والیوم مردے بینکاری کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ گھوڑے مربع کھاتے تھے کہ دودھ کھاتے تھے. یہ بچے کھاتے ہیں ہمارے ان کے گھوڑے اور ان کے سارے سب کچھ. نمبر 2 آپ آ جائیے, یہ کوئی سیاستدان ہو جس نے چیٹ کیا اور دھوکہ دیا ہو اس کو نہیں ہونا چاہیے, حکمرانی نہیں ملنی چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. اور جو مبشر بھائی نے کہا اسد طور ہو, حامد میر ہو, غریدہ فاروقی ہو, آسمہ شرازی ہو, ہم نے ہر موقع پہ مذمت کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیشہ کرتے رہیں گے بنا کسی کے اس میں کرنے. مبشر بھائی کے ساتھ جو شادی میں ہوا فواد چودھری کا, ہم نے اپنے پروگراموں میں کہا کہ یہ خدا کہ یہ فاشزم ہے. سمیع ابراہیم کے ساتھ جو ہوا, ارشد شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے, باقی سارے عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم کرتے رہے. لیکن وہ چھوڑ دیجئے, وہ ایک ایشو ایک سائیڈ پہ. بات یہ بیسیکلی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ ہے. بالکل, یہ جو ویڈیوز آڈیوز آئی ہیں ان کو کریں اور ایک ایک پیسہ وصول کریں. جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں تونسا کے بزدار خاندان کے, گجرانوالا کے گجر خاندان, احسن جمیل گجر کے, اور پاک پتن کے مانیکا خاندان کے, کس نے روکا ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ آپ کی کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن 2-3 باتیں کلیئر کر لیجئے. اگر عمران خان فرا گوگی کا یا فرا گجر کا جواب دہ ہے تو نواز شریف اپنے بچوں کا کیوں نہیں ہے؟ شہباز شریف اپنے اہل خانہ کا کیوں نہیں ہے؟ بلاول اپنے والد کا کیوں نہیں ہے؟ ان کو بھی ہونا چاہیے. جب وہ اب چوتھی جگہ پہ لا کے اس جگہ پہ کرتے. جہانگیر ترین کل برے تھے, آج اچھے کیسے ہو گئے؟ کیسے چلے گئے حمزہ شہباز جہانگیر ترین سے جفیاں مارنے؟ یہ تو چینی چور تھا, ATM تھا عمران خان کی. اخلاقیات کہاں گئے؟ اصول کہاں گیا؟ منطق کہاں گیا؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی ہم آصف علی زرداری صاحب اور ہاؤس آف شریف یعنی کوئی دی جا سکتی ہے؟ کوئی ایک ثبوت, ایک عدالت کیا پوچھتی رہی؟ یہ مبشر لقمان صاحب نے ہمیں بتایا تھا, عدالت کیا پوچھتی رہی؟ کہتی رہی اتنا ہی بتا دو یہ جو فلیٹ لیے ہیں یہ قطریوں کے ہیں. میں آپ کو نہیں, میری بات سن لیجیے مبشر بھائی, پلیز بات سن لیجیے. انٹرسٹنگ بات, میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں, میں اسٹوڈیو سے باہر بیٹھا ہوں, آپ کی ہر بات انٹرسٹنگ ہوتی ہے. 1 منٹ رک جائیے گا. یہ کیا پوچھتے رہے کہ یہ جو قطری کھاتے ہیں, یہ جو قطری فلیٹس ہیں, یہ کن کے ہیں؟ یہی بتا دیں کہ یہ قطریوں کے ہیں, اور یہ بتا دو یہ اونٹوں پر پیسہ گیا باہر, یہ بتا دو یہ فیصل آباد کی چٹیں تھیں. کہاں ہاؤس آف شریف کے ٹریکٹر ٹرالیوں والے ثبوت جلائے گئے اور ہم کہیں کہ ان کو ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ایک سوال کا جواب دے چکے ہیں. نہیں دینا چاہیے. حکمران کہتے ہیں, عمران خان کہتا ہے ریاست مدینہ, حضرت عمر سے 2 چادروں کا پوچھا گیا, ان پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی. حکمران ہمیں بنے تھے, ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. کہاں کن گھروں میں رہ رہے ہیں اور ہماری کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ کیوں چیٹ کرتے ہیں؟ چیٹ عمران خان کرے, چیٹ زرداری کرے, سب برے. سی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری جان بٹی صاحب, آپ کو میں ایک فرق بتاتا ہوں. کیا فرق میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تو کہا نواز شریف کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, اور نواز شریف کو جیل ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے جس نے جیل کے اندر سے ایک آدمی کو نکلوایا جو جیل کی سزا کھا رہا تھا, اور اس کو باہر بھجوا دیا پھر. یعنی پاکستان میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, اگر ہے تو مجھے نہیں پتا. نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا ہے؟ عمران خان نے بھیجا ہے. یہی یاسمین راشد ہے, یہی عثمان نثار ہے, یہی اپنا فیصل سلطان ہے. کیا بات کرے 10 بندوں کا بورڈ. بھٹی صاحب اور غریدہ فاروقی صاحبہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.